इस टकले को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह को पद का दुरुपयोग, धमकी और अवैध वसूली के अपराध में कठोर कारावास की सजा दी जाती है। दोपहर की तेज धूप छोटे से कस्बे की सब्जी मंडी पर सीधी पड़ रही थी। मिट्टी उड़ रही थी। टीन की छतों के नीचे बैठे दुकानदार पसीना पोंछते हुए आवाज लगा रहे थे, टमाटर ले लो, ताजे टमाटर, हरी मिर्ची सस्ती है। उसी मंडी के कोने में एक पुरानी सी चटाई बिछाए बैठी थीं सावित्री दादी। उम्र लगभग 70 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल पूरे सफेद, आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। उनके सामने टोकरी में भिंडी, लौकी, बैंगन, आलू और थोड़ा सा धनिया रखा था। सब्जियां ज्यादा नहीं थीं, लेकिन वही उनकी रोजी थी। उनके पास ही बैठा था 15 साल का लड़का आरव, दुबला पतला, सांवला, आंखों में तेज। उसने फीकी, कई जगह से फटी हुई शर्ट पहनी थी और घुटनों से घिसी पैंट। चप्पल की एक पट्टी धागे से बंधी थी। देखने वाला कह देता, बेचारा गरीब लड़का, लेकिन जो उसकी आंखों में झांकता उसे वहां एक अजीब आत्मविश्वास दिखता। दादी, आज अगर सब्जी जल्दी बिक गई तो आपकी दवाई ले आएंगे, आरव ने धीरे से कहा। सावित्री दादी मुस्कुराईं, पहले पेट भर खाना हो जाए बेटा, दवाई बाद में भी आ जाएगी। इतने में मंडी में अचानक सन्नाटा छा गया। दूर से एक पुलिस जीप आती दिखी। जीप से उतरा एक भारी भरकम आदमी। बड़ा पेट, माथा बिल्कुल साफ, टकलापन चमक रहा था, मूंछें तनी हुई। यह था इंस्पेक्टर भानु प्रताप। उसके पीछे 2 सिपाही भी उतरे। मंडी के कई दुकानदारों ने नजरें झुका लीं। कुछ ने तुरंत सब्जी की टोकरी ठीक करनी शुरू कर दी। सब जानते थे, इंस्पेक्टर भानु प्रताप महीने में 2-3 बार आता है। पैसे नहीं देता, जो मन करे उठा ले जाता है। वह सीधे सावित्री दादी की चटाई के पास आकर रुका। ओ बुढ़िया, क्या हाल है? आज तो सब्जी ताजी लग रही है, उसने हंसते हुए कहा। दादी ने सिर झुका लिया। नमस्ते साहब। इंस्पेक्टर ने बिना पूछे भिंडी उठाई, फिर टमाटर टटोले। सब पैक कर दो, घर ले जाना है। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, पैसे? भानु प्रताप हंसा। पैसे? अरे हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, तुम्हें यहां बैठने देते हैं, वही काफी नहीं? सिपाहियों ने बिना कुछ कहे टोकरी उठानी शुरू कर दी। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसका गला सूख गया, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया। साहब, मेहनत की कमाई है, मुफ्त में मत ले जाइए, उसने साफ आवाज में कहा। पूरी मंडी की नजरें उस पर टिक गईं। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या कहा तूने? इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी शर्ट, घिसी पैंट, दुबला शरीर, उसे हंसी आ गई। अरे वाह, बुढ़िया का वकील भी है साथ में, उसने व्यंग्य किया। मंडी में खड़े लोग चुप थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। आरव ने इस बार और साफ आवाज में कहा, साहब, आप कानून के आदमी हैं। कानून सिखाता है कि किसी की चीज बिना पैसे लिए नहीं लेनी चाहिए। दोनों सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भानु प्रताप का चेहरा तमतमा गया। कानून मुझे सिखाएगा तू? वह आगे बढ़ा और आरव की कॉलर पकड़ ली। जानता है मैं कौन हूं? आरव का गला दब रहा था, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। जानता हूं, आप पुलिस वाले हैं, इसलिए तो कह रहा हूं कि आप गलत मत कीजिए। सावित्री दादी घबरा कर उठी। साहब, बच्चा है, छोड़ दीजिए, जो ले जाना है ले जाइए। भानु प्रताप ने दादी को धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर चटाई पर बैठ गईं। अब आरव से सहा नहीं गया। आप दादी को हाथ मत लगाइए, बस यही शब्द चिंगारी बन गए। बहुत जुबान चल रही है इसकी, इंस्पेक्टर गरजा। इसे थाने ले चलो, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। साहब, मैंने क्या किया? आरव ने कहा। अब बताएंगे थाने में, सिपाही ने उसका हाथ मरोड़ दिया। मंडी के लोग सब देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। सावित्री दादी रोती हुई पीछे पीछे भागी। साहब, उसे मत ले जाइए, वह निर्दोष है, भानु प्रताप ने मुड़कर कहा। अगर ज्यादा बोली तो तेरे खिलाफ भी केस कर दूंगा। अवैध कब्जा, अवैध दुकान, सब अंदर कर दूंगा। दादी चुप हो गईं। आंखों से आंसू बहते रहे। आरव को जीप में धक्का देकर बैठा दिया गया। जीप धूल उड़ाती हुई चली गई। थाने में आरव को एक कुर्सी से बांध दिया गया। इंस्पेक्टर सामने बैठ गया। बहुत ईमानदारी छड़ी है,
अब बताता हूं ईमानदारी क्या होती है। उसने मेज पर डंडा पटका। मैंने सच कहा है, आरव बोला। आप जो कर रहे हैं वह गलत है, भानु प्रताप ने सिपाही से कहा। FIR लिखो। धारा 186 सरकारी काम में बाधा और 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश। लेकिन साहब, इसने हमला तो नहीं किया, सिपाही ने हिचकते हुए कहा। मैंने कहा लिखो, इंस्पेक्टर गर्जा। आरव ने पहली बार डर महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था। रात उसे लॉकअप में डाल दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा वह छत को देखता रहा। उसे दादी की चिंता हो रही थी। वह अकेली होंगी। मंडी में लोग क्या कहेंगे? दादी रो रही होंगी। उसने आंखें बंद कीं। उसे अपने बचपन की एक धुंधली तस्वीर याद आई। अंधेरा, ठंडी हवा, कूड़े का ढेर और किसी महिला की गोद। लेकिन वह याद साफ नहीं थी। उधर अगले दिन सुबह उसे अदालत में पेश करने की तैयारी हो रही थी और यहीं से कहानी मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह आरव को पुलिस की जीप में बैठाकर जिला अदालत ले जाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी थी। मंडी के कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे। सावित्री दादी भी भीड़ में थीं। रात भर उन्होंने कुछ नहीं खाया था। आंखें सूजी हुई थीं। दादी, रोइए मत, आरव ने जीप में बैठते हुए धीमे से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अदालत के बाहर चहल पहल थी। वकील काले कोट में इधर उधर जा रहे थे। चाय वाले की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सावित्री दादी के लिए सब धुंधला था। आरव को अदालत कक्ष नंबर 3 में ले जाया गया। अंदर कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सामने ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज अजय त्रिवेदी, सख्त चेहरे वाले, कम बोलने वाले। पूरे जिले में उनकी ईमानदारी की चर्चा थी। मामला नंबर 247/23, क्लर्क ने आवाज लगाई। राज्य बनाम आरव। इंस्पेक्टर भानु प्रताप आगे आया। माय लॉर्ड, आरोपी ने सरकारी काम में बाधा डाली, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और भीड़ भड़काने का प्रयास किया। जज ने चश्मा उतार कर आरव को देखा। दुबला पतला लड़का, फटे कपड़े, झुकी नहीं हुई नजरें। तुम्हारा नाम? जज ने पूछा। आरव, उसने साफ आवाज में कहा। वकील है तुम्हारे पास? आरव चुप रहा। सावित्री दादी पीछे से बोली, साहब, हम गरीब लोग हैं, वकील कहां से करेंगे? जज ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। सरकारी वकील ने औपचारिक तरीके से कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल नाबालिग हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन जांच की जरूरत है। जज ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि इस लड़के ने हमला किया? भानु प्रताप थोड़ा असहज हुआ। माय लॉर्ड, गवाह हैं, मेरे सिपाही। कोई वीडियो, कोई स्वतंत्र गवाह? जज ने फिर पूछा। नहीं माय लॉर्ड, लेकिन तभी अदालत के पीछे से आवाज आई, माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहती हूं। सबकी नजरें सावित्री दादी पर गईं। वह कांपते हुए आगे आईं। साहब, यह बच्चा निर्दोष है। इसने सिर्फ इतना कहा था कि सब्जी के पैसे दे दीजिए, बस इतना ही। अदालत में हलचल हुई। जज अजय त्रिवेदी ने ध्यान से दादी को देखा। उनके चेहरे पर कुछ बदला, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। उन्होंने आरव से पूछा, तुम्हारे माता पिता? आरव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। दादी कहती हैं मुझे वह कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थीं। मैं रो रहा था। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। जज की उंगलियां मेज पर ठहर गईं। कितने साल पहले? उनकी आवाज थोड़ी धीमी थी। लगभग 10 साल पहले। तब मैं बहुत छोटा था, आरव बोला। जज की आंखों में एक अजीब सा भाव आया, क्योंकि 10 साल पहले उनका अपना 3 साल का बेटा एक मेले में खो गया था और आज उनके सामने खड़ा यह लड़का। उन्हें पहली बार शक हुआ, क्या यह सिर्फ संयोग है? अदालत में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। जज अजय त्रिवेदी की निगाहें अब भी आरव पर टिकी थीं। वह उसे ध्यान से देख रहे थे। उसकी आंखें, उसका माथा, बोलने का तरीका, कुछ था जो उनके भीतर हलचल पैदा कर रहा था। तुम्हारी उम्र कितनी है? जज ने पूछा। 15 साल, आरव ने जवाब दिया। और तुम्हें दादी ने कब पाया था? सावित्री दादी आगे बढ़ीं। साहब, करीब 12 साल पहले की बात है। रात का समय था। मैं सब्जी बेचकर लौट रही थी। सड़क किनारे कूड़े के ढेर के पास रोने की आवाज आई। देखा तो यह बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था। कोई आसपास नहीं था। बहुत देर इंतजार किया,
पर कोई नहीं आया। फिर मैं इसे घर ले आई। जज की सांस थोड़ी भारी हो गई। 12 साल पहले, उसी साल उनका 3 साल का बेटा आर्यन शहर के बड़े मेले से गायब हुआ था। पुलिस ने बहुत खोज की थी, अखबारों में फोटो छपे थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। जज ने अपने सहायक को धीमे से कुछ कहा। सहायक तुरंत बाहर चला गया। इंस्पेक्टर भानु प्रताप बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था मामला हाथ से निकल रहा है। माय लॉर्ड, वह बोला, यह भावनात्मक कहानी है, लेकिन आरोपी ने कानून तोड़ा है। जज ने उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, अदालत भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलती है, और अभी तक आपने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। भानु प्रताप चुप हो गया। जज ने आदेश दिया, आरोपी नाबालिग है, उसे जुवेनाइल होम भेजने के बजाय अस्थायी रूप से बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा जाए। साथ ही इस मामले की स्वतंत्र जांच होगी। आरव ने पहली बार राहत की सांस ली। तभी जज ने एक और आदेश दिया, और एक बात, 12 साल पहले दर्ज एक गुमशुदगी की फाइल मंगाई जाए। केस नंबर 118। कोर्ट में बैठे पुराने क्लर्क ने चौंक कर ऊपर देखा। उसे याद था वह केस, जज साहब का अपना बेटा। इंस्पेक्टर भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यह मामला गहराया तो उसकी सब्जी वाली हरकतें भी सामने आ सकती थीं। सुनवाई स्थगित कर दी गई। शाम को जज अपने चैम्बर में अकेले बैठे थे। उनके सामने पुरानी फाइल खुली थी। उसमें उनके बेटे आर्यन की फोटो थी। 3 साल का बच्चा, बड़ी आंखें, दाहिने कान के पीछे छोटा सा तिल। जज की उंगलियां कांप गईं। उन्होंने तुरंत बाल संरक्षण अधिकारी को बुलाया। लड़के के दाहिने कान के पीछे देखिए, कोई तिल है क्या? कुछ देर बाद अधिकारी वापस आया। जी सर, है। कमरे में जैसे समय थम गया। जज कुर्सी पर पीछे टिक गए। आंखें नम हो गईं। क्या यह सच हो सकता है? क्या उनका खोया हुआ बेटा इतने सालों बाद फटे कपड़ों में एक सब्जी बेचने वाली दादी के साथ उनके सामने खड़ा था? लेकिन अभी यह सिर्फ शक था। सच जानने के लिए एक और कदम जरूरी था, डीएनए जांच। और उधर इंस्पेक्टर भानु प्रताप समझ चुका था कि अब मामला सिर्फ एक लड़के का नहीं रहा। अब यह उसके करियर और शायद उसकी आजादी का सवाल बन चुका था। अगले दिन अदालत में फिर सुनवाई थी। इस बार माहौल अलग था। खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि जज अजय त्रिवेदी ने एक पुराने गुमशुदगी केस की फाइल दोबारा खुलवाई है। अदालत कक्ष में असामान्य भीड़ थी। वकील, पत्रकार, स्थानीय लोग सब जानना चाहते थे कि मामला आखिर है क्या। आरव को फिर से पेश किया गया। इस बार उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। जज अजय त्रिवेदी सीधे मुद्दे पर आए। अदालत के आदेश पर आरोपी और न्यायालय के बीच संभावित संबंध की जांच के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उन्होंने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। पूरा कोर्ट रूम फुसफुसाने लगा। इंस्पेक्टर भानु प्रताप घबरा गया। मामला जितना लंबा चलेगा उतना खतरा बढ़ेगा, क्योंकि अब अदालत स्वतंत्र जांच भी करवा रही थी और उसमें मंडी के कई दुकानदारों के बयान शामिल होने वाले थे। सावित्री दादी घबराई हुई थीं। उन्होंने धीमे से आरव का हाथ पकड़ा। बेटा, जो सच है वही सामने आएगा, डर मत। आरव चुप था। उसके भीतर भावनाओं का तूफान था। क्या सच में उसका कोई और घर था? क्या कोई पिता उसे ढूंढ रहा था? लेकिन एक बात साफ थी, जिसने उसे पाला वही उसकी दुनिया थी। 3 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट अदालत में पेश हुई। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने फाइल खोली। कुछ सेकंड तक पढ़ते रहे। फिर उन्होंने चश्मा उतार दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी आरव और इस न्यायालय के न्यायाधीश अजय त्रिवेदी के डीएनए में पूर्ण मेल पाया गया है। शब्द हवा में ठहर गए। सावित्री दादी का हाथ कांप गया। आरव स्तब्ध खड़ा था। जज कुर्सी से उठे। कई सालों की सख्ती, संयम, कानून की दीवार, सब टूट गया। आर्यन, उनके होंठों से नाम निकला। आरव के मन में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया। कुछ धुंधली यादें, एक मेले की रोशनी, एक मजबूत हाथ जिसने उंगली पकड़ी थी। लेकिन वह आगे बढ़कर दादी के पास खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, उसकी आवाज भर्रा गई। अगर मैं आपका बेटा हूं तो भी मेरी दादी वही हैं। इन्होंने मुझे पाला है। पूरा कोर्ट रूम भावुक हो गया। जज अजय त्रिवेदी ने सावित्री दादी की ओर देखा। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। दादी रो पड़ी। साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, लेकिन अभी एक मामला बाकी था।
जज की आवाज फिर कठोर हो गई। अब इंस्पेक्टर भानु प्रताप के खिलाफ स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट पेश की जाए। जांच अधिकारी खड़े हुए। माय लॉर्ड, मंडी के 7 दुकानदारों ने बयान दिया है कि इंस्पेक्टर महीनों से मुफ्त में सामान लेता रहा है। कई बार धमकी भी दी गई। भानु प्रताप का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब कहानी सिर्फ एक परिवार के मिलन की नहीं थी, अब न्याय होने वाला था। अदालत में सन्नाटा था। सबकी निगाहें जज अजय त्रिवेदी पर थीं। अब वह सिर्फ एक पिता नहीं थे, वह कानून की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश थे। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, इंस्पेक्टर भानु प्रताप, आपके खिलाफ प्रस्तुत गवाहियों, मंडी के दुकानदारों के बयान और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है। भानु प्रताप के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसका वही टकला सिर अब झुका हुआ था। आप पर अवैध वसूली, धमकी और शक्ति के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाता है। तत्काल प्रभाव से आपको निलंबित किया जाता है। आगे की आपराधिक कार्यवाही सत्र न्यायालय में चलेगी। कोर्ट रूम में हलचल हुई। कई दुकानदारों की आंखों में संतोष था। जज ने आगे कहा, जहां तक आरव का प्रश्न है, अदालत पाती है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण थे, अतः उसे तत्काल बाइज्जत बरी किया जाता है। सावित्री दादी ने भगवान का नाम लिया। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव शांत खड़ा था। वह जीत गया था, लेकिन उसके भीतर भावनाएं उलझी हुई थीं। जज ने कुछ क्षण रुककर कहा, और अब एक निजी बात। कानून की मर्यादा में रहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया है, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि जिसने उसे पाला वही उसकी सच्ची मां है। पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो गया। तालियां गूंज उठीं। जज अपनी कुर्सी से नीचे उतरे। वर्षों बाद उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। वह पल किसी फिल्म जैसा नहीं था। वह सच्चा, भारी और खामोश था। आरव ने भी पहली बार पिता को महसूस किया, लेकिन उसने तुरंत दादी की तरफ देखा। दादी, आप कहीं नहीं जाएंगी, हम तीनों साथ रहेंगे। जज ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। उस दिन अदालत से सिर्फ एक फैसला नहीं निकला था, एक अन्याय खत्म हुआ था, एक परिवार जुड़ा था और एक संदेश पूरे शहर में फैल गया था। कानून देर से सही, लेकिन सच के साथ खड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव अब भी शुरू होना था। फैसले के बाद शहर कई दिनों तक उसी चर्चा में डूबा रहा। लोग कहते थे, देखा, सच छिपता नहीं। मंडी में अब माहौल बदल चुका था। दुकानदार पहले की तरह डरे हुए नहीं थे। कोई मुफ्त में सब्जी लेने नहीं आता था। पुलिस की गाड़ी दिखती भी तो लोग अब आंखें झुकाते नहीं थे। इंस्पेक्टर भानु प्रताप के खिलाफ विभागीय जांच तेजी से चली। कुछ ही हफ्तों में उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। जिन सिपाहियों ने चुपचाप उसका साथ दिया था, उन्होंने भी बयान बदल दिए। सच बाहर आने लगा। उधर जज अजय त्रिवेदी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आधिकारिक रूप से आरव को अपना पुत्र स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। हम सब साथ रहेंगे, उन्होंने कहा। सावित्री मां भी। सावित्री दादी पहले झिंझकीं। साहब, मैं गांव की औरत हूं, बड़े घर में कैसे रहूंगी? जज मुस्कुराए। जिसने मेरे बेटे को इंसान बनाया, वह मेरे घर की इज्जत है। कुछ ही दिनों में सावित्री दादी और आरव जज के घर आ गए। लेकिन आरव ने एक और बात साफ कर दी, पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं और बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूं। जज की आंखों में गर्व था। तुम्हें जो बनना है बनो, लेकिन हमेशा याद रखना, कानून ताकतवरों के लिए नहीं, कमजोरों की रक्षा के लिए होता है। आरव ने सिर हिलाया। महीनों बीत गए। आरव ने पढ़ाई में मन लगाया। अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। अब उसके पास नए कपड़े थे, अच्छी किताबें थीं, लेकिन उसने अपनी पुरानी फटी शर्ट संभाल कर रखी। वह उसे कभी कभी निकाल कर देखता, क्योंकि वही उसे याद दिलाती थी कि वह कहां से उठा था। सावित्री दादी अब भी कभी कभी मंडी जाती, लेकिन सब्जी बेचने नहीं, बस पुराने साथियों से मिलने। लोग उन्हें सम्मान से मां जी कहकर बुलाते। एक दिन शाम को तीनों घर की छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर उस रात दादी मुझे कूड़े से न उठाती तो शायद मैं जिंदा भी न होता। जज ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में मदद भेजता है। सावित्री दादी हंसी।
बस बस, अब इतनी बड़ी बातें मत करो, चाय ठंडी हो रही है। तीनों हंस पड़े। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी, यह कहानी हिम्मत की थी। एक गरीब फटे कपड़ों वाले लड़के की जिसने गलत के सामने आवाज उठाई, एक दादी की जिसने खून का रिश्ता न होते हुए भी मां का फर्ज निभाया, और एक पिता की जिसने कानून और भावना दोनों का सम्मान किया। और उस छोटे से शहर में अब लोग जानते थे, सच चाहे जितना दबा हो, एक दिन अदालत की चौखट तक पहुंच ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हां, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं हमारी कहानी किन किन जगहों तक पहुंची है। इस घमंडी इंस्पेक्टर को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह माँ बाप है, जो चार्ज लेने से पहले भेष बदलकर शहर की हालात देखने निकला था। पुरानी ब्लैक बाइक निकाल ली और बोला, ये इलाके का टैक्स है, और हाँ, अगर किसी को कुछ बताया तो समझो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। लड़के ने नाटक बोला, तो फिर मरने दो बुढ़िया को। बस यही शब्द उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लड़का चुपचाप खड़ा हुआ, आंसू पहुंचे, फिर अपनी जेब से 2-वे रेडियो निकाल खिसक गई। अगले ही पल सायरन की तेज आवाज से पूरा गली मोहल्ला कांप उठा। 2 पुलिस गाड़ियां आईं। एक ऑफिसर कांपता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। एसपी ने इंस्पेक्टर की ओर सीधे देखते हुए कड़क आवाज में कहा, वर्दी का असली